हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि लेक्चर नंबर 4 है। तो आज हम डिस्कस करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें। जैसे आज से जो लेक्चर स्टार्ट होगा वो हम अपने पीडीएफ के अकॉर्डिंग लेंगे। तो मैंने पीडीएफ मैट्रिसेस से रिलेटेड जो भी पीडीएफ है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आज हम रिवीजन लेंगे। तो जो अब तक हमने पढ़ा है या फिर जो मैंने पीडीएफ में इंक्लूड किया है उसके बेस पे आज हम रिवीजन करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो से हम कंटिन्यू रखेंगे। तो जो भी लेक्चर होने वाला है वो सब पीडीएफ के अकॉर्डिंग ही लेक्चर देंगे। जैसे जैसे हमारे पीडीएफ में जो जो टाइप्स है या फिर जो भी कॉन्सेप्ट है उसी के रिलेटेड हम पहले थ्योरी लिखेंगे और उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं कुछ रिवीजन से जो अब तक हमने डिस्कस किया है और जो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। जैसे हमने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में कि मैट्रिसेस की इंट्रोडक्शन के बारे में, कि मैट्रिसेस को किसने इंट्रोड्यूस किया था। इसके अलावा कि जो मैट्रिसेस के एप्लीकेशन है हमारे डे टू डे लाइफ में, जो मैट्रिक्स से जो भी एप्लीकेशन होते हैं ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। स्टार्टिंग पे इंट्रोडक्शन में कि किस तरीके से जो आर्थर मैथमेटिशियन, इंग्लिश के एक मैथमेटिशियन है, उन्होंने इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम है मैट्रिसेस। उनका जो मेन एम ये था कि मैट्रिसेस को इंट्रोड्यूस करने का, या इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, प्लूरल फॉर्म में मैट्रिसेस, कि अगर कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है, मीन्स हमारे पास लीनियर इक्वेशन के सिस्टम्स हैं, उन सिस्टम्स को सॉल्व करने के लिए इजी मेथड से उन्होंने इस टर्म को डिफाइन किया था मैट्रिसेस। बट बाद में हमने डिस्कस किया था कि उससे रिलेटेड काफी एप्लीकेशंस है हमारे डे टू डे लाइफ में, चाहे वो मैथमेटिक्स की बात हो, चाहे इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बहुत सारे ऐसे फील्ड है जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग। उन सारे फील्ड में मैट्रिसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये एप्लीकेशन है। उसके बाद कुछ एनसीईआरटी से रिलेटेड मैंने कुछ नोट्स डाले हैं जिसमें कुछ एप्लीकेशन के बारे में है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव, मीन्स इस चैप्टर को डिस्कस करने के बाद वी आर एबल टू डिफाइन अ मैट्रिक्स। यहां पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू डिफाइन अ मैट्रिक्स। तो हमने स्टार्टिंग में मैट्रिक्स के डेफिनेशन देखे थे। मीन्स इस लेक्चर को देखने के बाद जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा मैट्रिसेस का, तो इसके बाद हम ये एबल हो जाएंगे कि मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। मैट्रिक्स के ऑर्डर को कैसे निकालते हैं, मीन्स हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स गिवन है तो उस मैट्रिक्स के ऑर्डर को कैसे, ये सारे लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। जिसने भी लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा है, पहले वो तीनों वीडियो को, तीनों लेक्चर्स को यहाँ पे देख सकता है यूट्यूब से। उसके बाद और उसके कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह। सेकेंड ये है कि हमने बहुत वेरियस टाइप्स के मैट्रिक्स को देखेंगे, जैसे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। ये सारे जो मैट्रिक्स के टाइप्स हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए। इसके अलावा स्टेट करेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशन होगी कि दो मैट्रिसेस इक्वल होंगे, मीन्स हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है, और कब हम ये कहेंगे कि दो मैट्रिक्स इक्वल होगा। तो शायद इक्वल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट हमने नहीं डिफाइन किया था, तो आज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स गिवन है ABCD, ये एक मैट्रिक्स है, और एक मैट्रिक्स ले लेते हैं B। सपोज इसके एलिमेंट है PQRS। तो आपस में इन दोनों एलिमेंट को इक्वल कब कहेंगे, पहली चीज तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, और एक सेकेंड मैट्रिक्स लेते हैं जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। दोनों ही मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है। और सेकेंड कंडीशन ये है कि इनके सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में सेम होने चाहिए। मीन्स A की वैल्यू P के इक्वल होनी चाहिए, B की वैल्यू Q के इक्वल होनी चाहिए, C की वैल्यू R के इक्वल और D इज इक्वल टू S। तो अगर सारी वैल्यू हमारे इक्वल्स हैं तो इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में इक्वल मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो ये ऑपरेशन और मैट्रिसेस में आता है। तो हमने वहां पे एडिशन देखा था, निगेटिव मैट्रिक्स देखी थी, सब्ट्रैक्शन देखा था, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वहां पे इक्वल मैट्रिक्स हमने नहीं देखा था। तो इक्वल मैट्रिक्स मीन्स दो मैट्रिक्स को आपस में इक्वल कब कहेंगे, सिंपल सी बात है जब दोनों एक जैसे दिखे, दोनों के सारे एलिमेंट सेम हो
दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, तो ऐसे मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इक्वल मैट्रिक्स में जो एग्जांपल्स ऐसे आते हैं, मीन्स आपको दो, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं जैसे कि एक मैट्रिक्स दिया है A2 3 4, मान लो ये एक मैट्रिक्स की बने सिंपल, और एक और एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू है सपोज यहां पे 3D 3 4। अब ये दो मैट्रिक्स है और क्वेश्चन में दिया होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B, मीन्स फाइंड द वैल्यू करना है, A और B की वैल्यू फाइंड करना है। तो ध्यान से देखना, A की वैल्यू अगर कंपेयर करेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, जब दोनों के सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो A के करस्पॉन्डिंग में 3 है, मीन्स A की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 3, और B की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 2, और 3 और 4 ऑलरेडी सेम है। तो इस तरीके के क्वेश्चन इक्वल मैट्रिक्स से पूछे जाते हैं। इसके बाद डिफाइन कर सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, या आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपोज एक कॉन्सेप्ट होता है, तो ट्रांसपोज के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके बाद सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे मैट्रिक्स के अंदर। फाइंड करेंगे कि सम एंड डिफरेंस क्या होता है, दो मैट्रिक्स के सम एंड डिफरेंस मतलब दो मैट्रिक्स को एडिशन करना सीखेंगे और दो मैट्रिक्स को डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्शन, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। उसके बाद किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किससे, स्केलर से, ये भी ऑलरेडी हो चुका है। स्टेट द कंडीशन फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस, तो ये भी आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले कि मान लो आपको दो मैट्रिक्स दिया है, जैसे यहाँ पे हमने ए और बी मैट्रिक्स को आपस में ऐड किया है, तो ऐसे आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी कंडीशन होगी कि दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उनको किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये हम डिस्कस करेंगे। और कौन सी ऐसी कंडीशन होगी कि कब हम बोलेंगे कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं ये 11th स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। तो पहले 11th स्टैंडर्ड तक जितने भी टॉपिक्स हैं हम वो डिस्कस करेंगे। वो कंप्लीट होने के बाद पहले हम डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे, क्योंकि 12th में जो भी कॉन्सेप्ट होता है उसके लिए हमें डिटरमिनेंट्स पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि फैक्टर्स क्या होते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि माइनर्स क्या होते हैं। ये सब डिस्कस करने के बाद कुछ और कॉन्सेप्ट ऐड करेंगे, जैसे कि रो ट्रांसफॉर्मेशन, और इन सबको मिला के या फिर कुछ और जो भी कंडीशंस यूज होंगे उन सारे का यूज करके हम फिर 12th स्टैंडर्ड की ओर चलेंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे IIT JEE लेवल के क्वेश्चन। तो पहले हम कंप्लीट करेंगे 11th से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं। तो हमारा जो PDF में स्टार्ट होता है एक एग्जाम्पल से, जो हमने स्टार्टिंग के पहले लेक्चर में देखा था कि मान लो किसी दो स्टूडेंट के पास, पहले स्टूडेंट के पास कुछ समथिंग प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट है। जैसे मैंने कहा कि एक पर्सन है, जैसे सोनू नाम, सोनू के पास 3 डस्टर हो गए। अब उसके पास 3 डस्टर है तो 3 को हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लो उसके पास 3 डस्टर है और 4 मार्कर है, तो हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां पे लिख देंगे सोनू और यहां पे लिख देंगे डस्टर और यहां पे मार्कर। अब मान लो सोनू के पास 2 डस्टर है, 3 मार्कर, तो ये मैट्रिक्स फॉर्म हो गया, जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस 3। अब मान लो 2 पर्सन है, जैसे यहाँ पे एक और बंदा ऐड हो गया जिसका नाम है मोनू, और मोनू के पास 4 डस्टर है और 3 मैट्रिसेस। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स है आपको PDF में मिल जाएंगे। इसके बाद हमने मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन देखा था कि मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को डिफाइन करने हमने सीखा था, और मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन हमने डिस्कस किया था कि इन जनरल हम मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखते हैं A11, A12 सॉल्व अप टू A1n, अगर इसके पास नंबर ऑफ कॉलम n होंगे, और इसी तरीके से A21, A22 सॉल्व अप टू A2n, यहाँ पे AM1 क्योंकि कितने रो होंगे m, AM1, AM2 सॉल्व अप टू AMn। तो ये हमारा एक मैट्रिक्स हो गया जिसकी ऑर्डर है n क्रॉस n। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, n क्रॉस n है। इसे हम रो कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को। ये हमारा रो 1, ये रो 2 और ये लास्ट में mth रो।
इसे हम कॉलम कहते हैं, ये कॉलम 1, कॉलम 2 और लास्ट में हमारा Cn यानी कि nth कॉलम। तो इस तरीके से हमारा रिप्रेजेंटेशन था। इसी को कॉम्पैक्ट फॉर्म में या फिर सिंपल कह सकते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स को, और एक नोट है इसमें, किसी भी मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स एक सेट होता है जिसमें हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, इन सारे के एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंजमेंट किया जाता है, जिस सेट को हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे m क्रॉस n, मीन्स उसकी ऑर्डर क्या होगी m क्रॉस n, और इसके एंट्री को लिखते हैं ai से, जहां पे i हमें बताता है कि उसके पास कितने रो है। तो ये ith रो, और यहाँ पे जो j होता है वो हमारा हो जाता है j कॉलम। और i की वैल्यू कहां से कहां तक वैरी होगी, क्योंकि उसके पास m रो है तो वो i से लेके m तक जाएगा, मीन्स जो रो की वैल्यू होगी वो वैरी होगी 1 से लेके m तक। ऐसे ठीक इसी तरीके से हमारा जो कॉलम होगा वो वैरी होगा 1 से लेके m तक। तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन या फिर इसे डेफिनेशन कह सकते हैं मैट्रिक्स का, कि किसी भी मैट्रिक्स को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, या फिर शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से डेफिनेशन। अगर किसी ने कहा कि इस मैट्रिक्स का एलिमेंट 3 2 कहां होगा, तो इसका मतलब ये है कि थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, यहां पे कहीं हमारा 3 2 हो जाएगा। ये हमारा 8 2 n है, इसका मतलब सेकेंड रो, क्योंकि पहला सफिक्स हमें ये बताता है कि कितने रो में है, और इसका कॉलम है n। तो ये कुछ मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन थे, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में। इसके बाद कि इस अरेंजमेंट को मैट्रिक्स कहते हैं, और उसके बाद मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, और इसके अंदर जो एलिमेंट दिख रहे हैं जैसे A11, A12, A1n या फिर Aij, ये हमारा स्मॉल लेटर्स में होता है। तो एलिमेंट आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर एंड सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। इसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम, मीन्स देयर आर m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स, मीन्स इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी m क्रॉस n, इस तरीके का इसका ऑर्डर हो जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 0 5 6 8 9 0 1 2 3 4 6 8 9, एक मैट्रिक्स है। तो इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 1 2 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 5, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 5। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं या फिर हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स दिए हैं वो आप लोग कर सकते हो, कि जैसे कि कुछ एक एग्जांपल में आपको उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, तो 2 एग्जांपल्स आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, और हाउ मेनी एलिमेंट आर इन देयर इन अ 2 क्रॉस 3। हमेशा याद रखना है किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, तो आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, जितने नंबर ऑफ रोज होंगे जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे। तो नंबर ऑफ कॉलम रो कितने हैं 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने 5, आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 15, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे उसके लिए क्या करना है, नंबर ऑफ रो को मल्टीप्लाई करना है किससे, नंबर ऑफ कॉलम से। तो 3 5 15, अब काउंट भी कर सकते हैं इसके पास कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ 10 और यहाँ पे 5 15, मीन्स इस मैट्रिक्स के पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो 3 इंटू 5 15। इसी तरीके से एग्जाम्पल दिया है कि कितने एलिमेंट होंगे किसी मैट्रिक्स के अंदर और वहां पे ऑर्डर गिवन है, तो आपस में मल्टीप्लाई करके उस मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद पूछा है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इफ इट हैज 8 एलिमेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया है कि मान लो आपके पास कोई एक नंबर दिया है, उस नंबर की कितने मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते उस। तो जैसे पहला एग्जांपल दिया है कि अगर किसी मैट्रिक्स के पास 8 एलिमेंट है, और सेकेंड एग्जांपल दिया है कि किसी मैट्रिक्स के पास सपोज 5 एलिमेंट है, ठीक है। और हमें यह फाइंड करना है कि ऐसे कितने मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, और मैट्रिक्स के पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 8, और एक मैट्रिक्स में दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे 5।
तो एक काम करते हैं, इसके जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो निकाल लेते हैं। मीन्स 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 इंटू 8 लिख सकता हूँ। अगर 1 इंटू 8 लिख सकता हूँ तो इसको 8 इंटू 1 लिख सकता हूँ। 1 8 जा 8 भी होगा, 8 1 जा 8। और कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 लिख सकते हैं और 4 इंटू 2। तो ये 4 पॉसिबल है। इन सारे ऑर्डर के मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे तो उन सारे मैट्रिक्स के पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, देर आर 8 एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स। मीन्स इस ऑर्डर के जितने भी मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 8 होंगे। क्योंकि 1 8 जा 8, 8 1 जा 8, 2 4 जा 8 और 4 2 जा 8। ऐसे 5 के लिए क्या कर सकते हैं, अब 5 प्राइम नंबर इसके पास एक ही पॉसिबल होगी, या तो 1 इंटू 5 या तो 5 इंटू 1। तो कितने पॉसिबल है इसके पास, 2। ऐसे आगे की एग्जांपल आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका नंबर ऑफ रो फाइंड किया है, ये सब इजी आप कर सकते हो। और उसके बाद एक मैट्रिक्स के एलिमेंट का फॉर्मूला दिया है और उस फॉर्मूले का यूज करके मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये आप होमवर्क में कर सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग के पहले लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था कि जैसे कि पहला एग्जांपल है कि ए आई जे को अगर हम डिफाइन करेंगे आई माइनस जे, किसी मैट्रिक्स को अगर हम डिफाइन करते आई माइनस जे से, तो हमें मैट्रिक्स फॉर्म करना है कितने ऑर्डर का, कंस्ट्रक्ट करना है एक मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स की ऑर्डर होगी 3x2। अब 3x2 को अगर ध्यान से समझें तो इसका मतलब ये होता है कि मैट्रिक्स के पास नंबर ऑफ रो कितने होंगे, 3, और नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, 2। तो 1 2 3 नंबर ऑफ रो हो जाएंगे और कॉलम कितने हो जाएंगे, 2। अगर इसकी एंट्री को लिखे तो A11, A12, A21, A22, A31 और A32। अब इस फॉर्मूला का यूज करके हमें इसके एलिमेंट को निकालना है। अगर ध्यान से देखें तो सिर्फ रो में से कॉलम को माइनस करना है। तो 1 - 1 0, 1 - 2 -1, 2 - 1 1, 2 - 2 0, 3 - 1 2 और 3 - 2 1। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म हो गए। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स गिवन है, तो आप वो लोग होमवर्क में कर सकते हैं। कंस्ट्रक्ट करना है, पहले में 3x3 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, सॉरी यहाँ पे 3x2 था, तो इसी तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं। ये सब डिस्कस किया था हमने लेक्चर नंबर 1 में। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया कि इंट्रोडक्शन या फिर एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। उसके बाद हमने डिफाइन किया मैट्रिक्स के डेफिनेशन को डिफाइन किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि मैट्रिक्स के ऑर्डर कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और अगर आपके पास किसी मैट्रिक्स का फॉर्मूला गिवन है एलिमेंट के फॉर्म में, तो उस मैट्रिक्स को कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी लेक्चर 1 में। इसके बाद लेक्चर नंबर 2 में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिफाइन किया था। तो अलग अलग टाइप्स के हमने मैट्रिक्स देखे थे, जैसे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब सिंपल मैट्रिक्स। जैसे ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रो और कॉलम सेम नहीं है, तो ऐसे मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम 3x3, यहाँ पे नंबर ऑफ रो और कॉलम सेम है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर, और उसे सिंपल हम लिखते हैं an। अब कहीं भी अगर an लिखा होगा इसका मतलब ये होता है कि ये n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ऐसे और भी मैट्रिक्स हमने डिस्कस किए, तो ये आप लोग एक बार पीडीएफ में देख सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम, और आज का लेक्चर यही एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ रिवीजन, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू, जिसमें हम मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम 3-4 लेक्चर और कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद हमारा जो 11th का टॉपिक है वो हमारा एंड हो जाएगा। तो आज के लेक्चर को यही एंड करते हैं, और याद रखना है कि जिसने भी पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है, और एक बार रिवीजन कर ले, और उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।